हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आप सब की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और चार चांद करने के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में हिंदी व्याकरण वन शॉर्ट के अंतर्गत। बच्चों, आज वीडियो जो लेकर के आए हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व में रस छंद अलंकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में पूरे आपके 100 में से 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। बस आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बस ये 2-3 गीत याद कर लीजिए, आप लोग को इसके एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को यहाँ से रस छंद अलंकार क्लियर हो जाए। बच्चों, चलिए भैया, क्लास की शुरुआत करेंगे एक मजेदार के साथ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, कक्षा 12 हिंदी व्याकरण हम लेकर के आए हैं वन शॉट के अंतर्गत रस छंद अलंकार। और आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ 6 अंक आपको पक्के हैं, बस इसी में से आपका पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा रस के बारे में। किसके बारे में? रस। तो बच्चों, आप जानते हैं रस बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो पहला रस लेकर के आया हूँ वो आपका कौन सा रस है भैया? सिंगार रस है। कौन सा रस है बच्चों? सिंगार रस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करें ये सिंगार जो रस है, इसकी परिभाषा क्या है ये देखा जाए। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, परिभाषा लिखेंगे, जब विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, संयोग होता है, तो रति नामक अस्थाई अस्थाई भाव से सिंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये रहा बच्चों सिंगार रस की परिभाषा। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आप समझ सकते हैं, जब विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो रति नामक अस्थाई भाव से सिंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये हो गया आपकी परिभाषा। अब इसके उदाहरण की बच्चों हम बात करें। देखिए, पहला उदाहरण हम 3 उदाहरण लेकर के आए हैं। तो तीनों में से बच्चों आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिए। पहला एग्जाम्पल लिया गया है, कहते कहते नर्तते रीझते खीझते मिलते मिलते खिलते लजियाते भरे भवन में करते हैं नैनु ही सब बातें। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये गीत आप लोग याद कर लीजिए, ये रेशमी जुल्फें ये सरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। देखिए, ये आपका एक और एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल बच्चों हम बात करें, तीसरा एग्जाम्पल लिखा है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। ठीक, ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो सिंगार रस के हैं बच्चों। अब बस इतना याद कर लीजिए, यहाँ से आपको पूरे 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया। अब बच्चों, हम अगला रस, एक और रस लेकर के आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट रस है। वो आपका है भैया कौन सा? करुण रस। कौन सा है बच्चों? करुण रस। तो बात करें बच्चों करुण रस का, इसकी परिभाषा देखिए, जब विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, जब विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। जहां पर शोक होता है वहीं पर करुण रस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका परिभाषा समझ में आ गया। बच्चों, इससे अगर एग्जाम्पल देखें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया गया है, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए, ये श्रवण कुमार के माता पिता के लिए है। ठीक है, वही कहा गया है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उनके माता पिता का विलाप ईश्वर के लिए कहते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझ पर बहुत बड़ा न्याय किया है तुमने। ठीक, ये आपका पहला
करुण रस का एग्जाम्पल है। आगे हम बच्चों इसके और एग्जाम्पल देखें और देख लेते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है, ए मेरे दोस्त लौट के आजा। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी क्या है बच्चों? अधूरी है। तीसरा एग्जाम्पल, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने ओ कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। देखिए, ये दो और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया करुण रस का। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग करुण रस की परिभाषा और उदाहरण सहित तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम बच्चों हम देखते हैं आगे के पॉइंट को बच्चों। और अगला हमारा पॉइंट होगा क्या भैया? छंद। क्या होगा बच्चों? छंद। तो बच्चों छंद में सबसे पहले हम देखेंगे दोहा। क्या देखेंगे बच्चों? दोहा। देखिए, इस दोहे में आपको दोहा और चौपाई कुंडलियां बहुत सारी होती है, लेकिन हम आप लोग के लिए छंद लेकर दोहा में आपको क्या लिखना होगा? देखिए, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा की अगर परिभाषा बच्चों हम बात करें तो लिखेंगे, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं बच्चों? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा इनके तुक मिलते हैं। ये रहा बच्चों आपका दोहा का परिभाषा। यानी इतना आपको याद करना, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें, ये देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, सोई जा तन की झाई पड़ो पड़ो, श्याम हरित दुति होई। ये देखिए आपका एग्जाम्पल। तो इसमें आप देखिए पहले चरण में देखिए 2 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 1 और 2, कुल मिलाकर गिना जाए 2 2 4 1 5 1 6 6 6 2 8 8 2 10 10 10 1 11 2 कितना हुआ? 13। तो यानी यहाँ से बच्चों आपको कितनी मात्रा मिल गई? 13 मात्रा मिल गई। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 8 8 2 10 1 11, इसमें आपको कितनी मात्रा मिल गई? 11 मात्रा मिल गई। यहाँ से देखिए 2 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11 2 13, यहाँ भी 13 मात्रा मिल गई। अब यहाँ देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, 11 मात्रा। यानी इसमें आपको हमने ये बताया कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। क्लियर? ये रहा बच्चों आपका दोहा। अब आगे हेडिंग बनाए क्या बच्चों? चौपाई। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? चौपाई। तो चौपाई में इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए जरा ध्यान से लिखेंगे, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें बच्चों अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बच्चों? 4 चरण होते हैं। पहले और प्रत्येक चरण में, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? 16 मात्राएं होती हैं। चरणों के अंत में जगण अथवा तगड़ होने से इसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ये आपका चौपाई छंद की परिभाषा रही बच्चों। ठीक, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण में देखें, इसके उदाहरण भी आप देख सकते हैं। लिखा है, बिनु पगे चलई सुनई बिनु काना। कह रहे हैं कि बिनु पगे चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ा जोगी। बिनु बानी
बक्ता बड़ जोगी, ये इसके उदाहरण है बच्चों। अब आप इनके अगर मात्रा की बात करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 2 14 2 16, देखिए 16 मात्रा। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 4 16, यहाँ भी आप कितनी मात्रा हुई? 16 मात्रा। कितनी मात्रा बच्चों? 16 मात्रा। अब इसी प्रकार से यहाँ भी आप गिन लीजिए, तो इसमें भी आपकी कितनी मात्रा मिलेगी? 16 मात्रा। क्लियर? तो ये आपके बच्चों दोहा और चौपाई, यहाँ से आप लोग को 2 नंबर और बन जाएंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आया? आइए बच्चों हम और आगे देखते हैं भैया। चलिए भैया देखते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा बच्चों होगा क्या? अलंकार। क्या होगा? अलंकार। तो अलंकार में सबसे जो इम्पोर्टेंट अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा है? आपका अनुप्रास अलंकार। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल हर पेपर सेट में बच्चों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सभी छात्रों से यही हम कहेंगे कि इन सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिए। ठीक, अनुप्रास अलंकार की बात करें बच्चों, लिखेंगे जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। कहा जा रहा है जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। मैंने इसके उदाहरण बहुत सारे लेकर के आए। जो पहला उदाहरण है देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। अब आप इसमें देखिए, इसकी परिभाषा में मैंने क्या बताया? जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। अब देखिए इसमें कौन से ऐसे व्यंजन आया है जो बार बार आए? देखिए, तरनी ता, तनुजा ता, तट ता, तमाल ता, तरुवर ता। तो इसमें ये सारे ऐसे शब्द हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। दूसरा देखिए एग्जाम्पल है, पके पेड़ पर पका पपीता। यहाँ कौन सा शब्द बार बार आ रहा है? व्यंजन पा। क्या आ रहा है बच्चों? पा आ रहा है। पके पेड़ पर पका पपीता। क्लियर? फिर उसके बाद तीसरा है, रघुपति राघव राजा राम पति न पावनी सीताराम। देखिए, रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा शब्द की आवृत्ति क्या है? व्यंजन बार बार आ रही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं यह कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार। क्लियर? ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, ये समझ में आया। यहाँ से आप लोग को 2 नंबर आसानी से और बन जाएंगी। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला अलंकार। अगला अलंकार बच्चों हम देखेंगे यमक अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? यमक अलंकार। तो आप सभी से निवेदन कर रहा हूं बच्चों, वीडियो कैसी लग रही है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके कमेंट की का प्रतीक्षा करूंगा। ठीक, देखिए भैया, यमक अलंकार की परिभाषा अगर बच्चों बात करें, जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। जहां पर शब्दों की आवृत्ति जो है बार बार हो, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। लेकिन उनके अर्थ कैसे हो? भिन्न भिन्न हो, यानी अलग हो। ठीक, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है मेरे प्यारे बच्चों? यमक अलंकार होता है। जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक, उदाहरण के अगर बात करें, देखिए, ऊधो जोग जोग हम नाही। ऊधो जोग जोगे हम नाही। तीसरा एग्जाम्पल लिखा है, काली घटा का घमंडे घटा। काली घटा का घमंडे घटा। ठीक है। फिर तीसरा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादत का अधिकार व का पाए बौराय व का खाए बौराय। ठीक, आगे इसके होते हैं। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल जो यमक अलंकार के हैं बच्चों, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। और एक अलंकार लेकर के आए हैं बच्चों, कौन सा है? वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी?
जहाँ पर उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय और अपमान के संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सौ जल परसन हित मनहु सुहाई। ये है आपका। तो इसके ये एग्जाम्पल है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा रस, छंद और अलंकार। तो ये बच्चों जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको मैंने 6 नंबर का पॉइंट बताया, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और यहाँ से पूरे आपको नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो आप सब लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों, मिलते हैं एक और नई क्लास में। सभी छात्र अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद।